जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आखिरी में बस ख़त्म हो ही गया है। एक छोटी सी जिसमें हम कंटिन्यू जो उसको करेंगे वो छोटा सा एक डायग्राम है, एक वो केस है, वो करने के बाद हम फ्रिक्शन पे चलेंगे। फ्रिक्शन देखा जाए तो वैसे फोर्स का ही पार्ट है, पर हम उसको अलग चैप्टर लेके चलते हैं बिकॉज उसमें हम 2-3 चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज ये कनेक्टेड टॉपिक ही है। पहले हमने फोर्स पढ़ा था विदाउट फ्रिक्शन, अब हम घर्षण को भी, फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे। उससे पहले जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन, और उनको बता देता हूं कि टीचर्स डे के इस पर्व पे जो भी दिन आने वाला है 5 सितंबर को, उसके उपलक्ष्य में जो भी ऐप के जितने भी परचेज हैं उस पर 33% ऑफ मिलेगा, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। और ध्यान रखें जो डेट है वो है हमारी 5, ठीक है। 5 तक ये जो ऑफ़र है वैलिड रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कल की क्लास में लास्ट हमने क्या किया था? मैंने आपको पुली वाला करवाया था। पुली वाला लास्ट था, कनेक्टेड बॉडी वाला स्ट्रिंग वाला हो गया था, वो हो गया था कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर इसको हम एंड करके चलेंगे सीधा फ्रिक्शन पे। अब ये जो लास्ट वाला केस है ये इंक्लाइंड प्लेन प्लस पुली है। ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा पे, यहाँ मेरी एक पुली है, यहाँ मेरा एक मास m है और ये पुली से कनेक्ट है, और यहाँ पर एक दूसरा मास है m2। ये हमारा m1, ये हमारा m2। अब एक लास्ट केस बचा है हमारा, ठीक है। अब अगेन हमें यहाँ पर क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अब इस वाले केस में सबसे बड़ा फ़र्क ये क्या है कि अब बॉडी नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, अब ये डिपेंड किस पे करेगा? किस पे करेगा? अच्छा हमें बात सुनना। हाँ, ये हमारा कौन सा होता है? सॉरी, ये वाला हमारा कौन सा होता है? mg। ये वाला होता है n, ये तो पता है अपन को। फिर मैंने आपको बोला था mg के 2 घटक होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला कौन सा होता है? बार बार नहीं करना अपन ने, उस दिन मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, क्षैतिज के साथ होता है, वो कौन सा होता है? mg sin थीटा। बताया था mg sin थीटा, और नीचे वाला mg cos थीटा। तो आपको बार बार वो करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है, सॉरी, cos थीटा। तो mg cos थीटा और mg sin थीटा में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब आप देखिए इस दिशा में t लग रहा है, क्या लग रहा है? t। ये t हो गया, mg cos थीटा, mg sin थीटा और n, और नीचे इसमें क्या लग रहा है? m2g और t। अब मुझे बताओ इस m2g को कौन बैलेंस कर रहा है? m2g को कौन बैलेंस करेगा? किसकी वजह से हम देखेंगे ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? mg sin थीटा। अब मुझे बताओ कि अगर mg sin थीटा बड़ा हुआ m2g से तो क्या होगा? अगर ये बड़ा हुआ तो ये नीचे की ओर आएगा और ये ऊपर की ओर। ये तब होगा जब ये वाला mg sin थीटा m2g से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन बताओ, अगर मैं बोलता हूँ mg sin थीटा लेस देन m2g तो क्या होगा? है ना, तो m2g हमारा कहाँ जाएगा? नीचे। और तीसरा केस क्या है? अगर दोनों बराबर हुए तो देखो बराबर के केस में क्या होगा? कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स है ना। अब यहाँ पर ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये 2 केस समझ में आ गए। तो आपको बस इनके, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए है कि बॉडी कहाँ जा रही है। जैसे कल वाले हमने टॉपिक में देखा था कि उसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से फोर्स लगवा रहे थे, है ना। पर अब यहाँ पर वो बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, वो खुद ब खुद अब ये फोर्स कौन लगा रहा है? इसका जो ये वेट है उसका cos थीटा। क्लियर है? अब चलिए देखो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला केस अपन यही ले लेते हैं कि mg sin थीटा जो है वो छोटा है m2g से, ठीक है। पहला केस क्या है? mg sin थीटा जो है वो छोटा है mg से। बताओ इस केस में क्या होगा? m2g से। इस केस में क्या होगा? कौन सी बॉडी कहाँ जाएगी? ये वाली नीचे जाएगी और ये वाली ऊपर। तो ये वाले की डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये जाएगी ऐसे और ये जाएगी ऐसे। बात समझ में आ गई? अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं। पहले बनाते हैं m1 की। m1 को देखो, चलो m1 के ऊपर देखोगे तो ये n है, इसके जस्ट नीचे वाला mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा, और ये वाला टेंशन यानी कि तनाव बल, क्योंकि रस्सी लगी हुई है। बॉडी कहाँ जा रही है? तो बताओ इक्वेशन क्या आएगी? t माइनस, अच्छा ये 1 है हमारा, ठीक है। m1g sin थीटा बराबर m1a, इक्वेशन नंबर 1। इसको देखो n बराबर m1g
cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशन किसकी हो गई, m1 की। m2 की बात करें तो इजी है, m2 में कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, ऊपर t लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस t बराबर m2 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो इसको लिख लो एक बार। ये तब है जब ये बॉडी कहाँ जा रही है, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है। अगला केस अपन देख लेंगे, उसमें अपन बस इक्वेशन में प्लस माइनस चेंज होगा और ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को क्या करना है। इसको बस देखना है कि ये कितना है। अगर ये वाला बल इससे ज़्यादा हुआ तो ये वस्तु इधर आएगी, ये वाला बल अगर इससे कम हुआ तो वस्तु नीचे जाएगी। ठीक है, चलिए उतार लीजिए एक बार। जय हिंद हर्षवर्धन। अब चलिए मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं, आप उससे ट्राई करना एक बार। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया, मेन इक्वेशन समझ में आ गई। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसको समझ के करना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको कह रहा है कि सेम इसी तरीके का सेटअप है, ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर एक ब्लॉक है 1 kg का और यहाँ पर पुली लगी हुई है, पुली से ये ब्लॉक आ रहा है, ये है 2 kg का। कितने का? 2 kg का। ठीक है, बताओ इस पे जो तनाव बल कितना है और A कितना होगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी होगी और टेंशन फोर्स कितना होगा। पहले तो ये कंफर्म करो कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा। उसके लिए क्या करना है, mg sin थीटा को निकालो। कितना होगा mg sin थीटा? sin 30 कितना होता है? हाफ, और mg कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि m कितना है? 1 है, g का मान 10 है, तो कितना हो गया? 10 इंटू हाफ, 5 न्यूटन। तो यहाँ कितना लग रहा है और यहाँ कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो आपको पता चल गया बॉडी कौन सी कहाँ जाएगी। चलिए आप बताओ, इसको इक्वेशन लिखो। समझ में आया ना कैसे चेक किया मैंने देखा कि इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगता है, m कितना है? 1 kg, g होता है 10, तो 10 हो गया। 10 इंटू sin 30 होता है हाफ, तो 10 इंटू हाफ कितना होता है? 5। तो यानी कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और ये नीचे कितना लग रहा है? वेट। तो पता चल गया अब कौन सा कहाँ जाएगा, वो वाला नीचे जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? T और A। तो इक्वेशन बनाते हैं, चलो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो, एक तो n नीचे होता है, अब याद कर लेना, नीचे होता है mg cos थीटा और इधर होता है mg sin थीटा। अब ये 1 है तो m1 लगा देता हूँ और यहाँ आपका t है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? n बराबर m1g cos थीटा। ये हमसे ये पूछा नहीं है पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। हमें तो यहाँ देखना है, एक्सेलरेशन की दिशा ये हो जाएगी क्योंकि ये ब्लॉक ये ऐसे जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है। तो बताओ इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? t माइनस, ये भी निकाला था, कितना आया था? 5 बराबर 1 इंटू a आ जाएगा सिर्फ। इक्वेशन नंबर समझ में आया? अच्छा, इसकी इक्वेशन देखो, 2 kg वाला कहाँ जा रहा है? नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है t। बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे की ओर, तो 20 माइनस t बराबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, समझ में आ गया? a की वैल्यू कितनी है? t माइनस 5, यहाँ रख दो, तो 20 माइनस t बराबर 2t माइनस 10, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। सॉल्व कर लो, तो ये t उधर चला जाएगा प्लस का, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3t। सही है, माइनस 10 को इधर लिया है, प्लस का 10, माइनस t को वहाँ किया तो प्लस का t, तो 3t। तो t कितना आ गया? तो 10 न्यूटन हमारा टेंशन फोर्स हो गया।
तो ए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर, कैसे आया, यहाँ टी की वैल्यू रख दी 10। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी बॉडी कहाँ जाती है। अगर ये बॉडी नीचे की ओर जा रही होती तो कंडीशन अलग होती, तो हमारे ये प्लस माइनस अलग होते, फिर हमारी इक्वेशन 5 - t बराबर हो सकती थी। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए इसको उतार लीजिए। तो ये हमारा लास्ट केस था फोर्स के अंदर। ठीक है, तो इससे बाहर आई थिंक कुछ नहीं आएगा, मैंने आपको हर एक जो आ सकता है वो केस करवा दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अभी तक हमने जितने भी यहाँ पर केसेस किए हैं, हमने कहीं पर भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें 2-3 चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। ठीक है, जब हो जाए तो बता देना। हो गया, चलिए अब नया टॉपिक लेके चलते हैं, और नया टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन वैसे तो फोर्स का ही पार्ट है, बट अलग से इसको हम पढ़ते हैं एज अ चैप्टर, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि घर्षण बल। अच्छा, घर्षण बल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया पहले ही दे दिया था पिछले वाले टॉपिक के अंदर कि घर्षण बल कब लगता है, किस के ऊपर निर्भर करता है, बट फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। घर्षण बल जो होता है ये किसकी वजह से लगता है, सरफेसेस की वजह से, है ना। सरफेसेस का मतलब होता है सतह की वजह से। तो जो भी सतह दो आपस में टच होती है, जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, दोनों सतह हैं, दोनों दूसरे टच होंगी, जब दोनों का परस्पर गति होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड या दोनों का रिलेटिव मोशन होगा, तो इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, जो रिलेटिव मोशन होता है, समझ लो इसके सापेक्ष ये वस्तु आगे चल रही है, तो ये वस्तु क्या चाहेगी, इसको रोके, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये रिलेटिव मोशन को हमेशा रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब होता है उसको रोकता है। तो अभी अपन को मेन मुद्दे की अगर बात करें तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है मोशन को। हिंदी में लिख लेना, गति को आप कह सकते हो गति के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, जहां पर आपकी गति होती है उसके ये विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज जिस भी दिशा में जा रही है उसको वहां से रोक के वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आए, ये फ्रिक्शन का काम होता है। हाँ, कभी कभी वो इतना नहीं होता है कि उसको पूरा रोक ले, पर वो कोशिश तो पूरी करता है। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहूंगा जिसपे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला एक होता है म्यू एन। क्या होता है, F = म्यू एन, बताया था। जहां पर म्यू क्या होता है, तो आपको पहले इसको ऐसे लिख लो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, वो एन के समानुपाती होता है। एन यहाँ पर क्या है, जो हमारा कौन सा बल, नॉर्मल रिएक्शन बल, है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताया था, सेकंड वाला फोर्स, तो ये वो एन है, उसके ये क्या होता है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो क्या आता है, म्यू आता है। क्या आता है, म्यू। ये जो म्यू होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में लिख लेना घर्षण गुणांक। क्या लिखते हैं, घर्षण गुणांक। अब ये है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, किस पे बनते हैं, म्यू पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये म्यू कहाँ से आया है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटा के आया है। और जब भी हम कोफिशिएंट को, मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये म्यू क्या है, कांस्टेंट। इसको यू मत बोलना, इसको लैंग्वेज में बोला जाता है म्यू। म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये एक क्या है, कोफिशिएंट है, एक संख्या है, क्या है, नंबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये म्यू क्या है, म्यू इज अ नंबर। क्या है, नंबर। अब अगर ये नंबर है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई रेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक ये नंबर होता है। तो ध्यान रखना, ये 0 से लेके 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जो म्यू होता है 0 म्यू 1, तो जो म्यू होता है ये 0 से 1 के बीच में होता है।
अब यहाँ पर जब मैंने इक्वल्स टू लगाया, इसका क्या मतलब होता है कि म्यू 0 भी हो सकता है, म्यू 1 भी हो सकता है, पर ये तब हो सकता है जब कंडीशन आदर्श हो, आइडियल हो। आइडियल कंडीशन क्या होती है? जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, धरती पर ये चीज़ें नहीं होती। म्यू 0 का मतलब होगा कोई फ्रिक्शन नहीं है, 0 फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये पॉसिबल है? अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक स्मूथ सरफेस बना लिया है, पर कहीं ना कहीं 99.9% वो स्मूथ हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो 0.001% भी वो थोड़ा सा रफ है। जब आप उसको जूम करोगे तो आप देखोगे कि उसका भी सरफेस अभी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है ना। तो जब ऊबड़ खाबड़ है यानी कि थोड़ा सा उसमें एलिवेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी वो फ्रिक्शन को पैदा कर सकता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरलॉकिंग। जब दो सतह आपस में इंटरलॉक हो जाती है तभी तो फ्रिक्शन होता है। अगर दोनों सतह एकदम स्मूथ हो तो कोई रुकेगा ही नहीं, पर ये रुकते तब हैं जब इनके बीच में हल्की सी इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग मतलब एक सतह ऐसी है और एक सतह आपकी ऐसी है ना, तो इनकी आपस में क्या होगी? इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है। अब अगर आप इसको एकदम स्मूथ कर लोगे दोनों को तो कभी भी इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, पर असल में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ हो, 100% स्मूथ बनाना नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। अब मेरी बात सुनना कि 0 भी प्रैक्टिकल चीज़ है। 1 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी मूव कभी ही नहीं करेगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कितनी भी भारी चीज़ हो, किसी ना किसी फोर्स पर आके वो चलना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब होता है बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, और इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि आप कितना भी बल लगा दो, भले 10 करोड़ न्यूटन बल लगा दो, वो नहीं हिलेगी। ये भी पॉसिबल नहीं होता। पर जब हम आदर्श कंडीशन की बात करते हैं, आइडियली हम 0 और 1 को लेते हैं, बट अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँगा, है ना, प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो वास्तविक होता है। प्रैक्टिकल में हम क्या बोलते हैं? क्या रेंज होती है प्रैक्टिकल में? क्या लिखेंगे? 0 से 1 के बीच में। फर्क दोनों में समझ में आ रहा है? यहाँ पर 0-1 को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर 0-1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो म्यू का मान होता है वो 0 से और 1 के बीच में होता है, यानी कि 0.4, 0.3, 0.1, 0.9, पर ना तो कभी 1 होगा ना ही कभी 0 होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि म्यू क्या है। अभी मैंने बोला म्यू क्या है? नंबर है। तो मुझे बताओ म्यू की क्या यूनिट होगी? नहीं होगी। तो ये कैसी राशि है? यूनिटलेस, यानी कि मात्रकहीन। अब अच्छा, विमा होगी क्या इसकी? नहीं। तो ये विमाहीन, विमाहीन यानी कि डायमेंशनलेस। आप चाहो तो इसके फॉर्मूले से भी देख सकते हो। म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? F/n। F भी बल है, n भी बल है, बल अपॉन बल, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो ध्यान रखना म्यू एक ऐसी राशि है जिसकी ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए म्यू से रिलेटेड। म्यू जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। म्यू कभी भी माइनस का नहीं होता, ठीक है। म्यू का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, म्यू का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता। और म्यू जो होता है वो ये बताता है कि कोई चीज़ में कितना फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा। जिसका जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका जितना कम म्यू उतना कम वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें थी फ्रिक्शन फोर्स की। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हमारी बढ़ेंगी और अब हम और समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं म्यू कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। एक बार लिख लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। बेसिक चीज़ें लिखनी है, इसका रिलेशन, इसका फॉर्मूला, फिर इसका वैल्यू। ये हमारा आइडियल है, आइडियल हिंदी में लिख लेना आदर्श, और ये हमारा प्रैक्टिकल है यानी कि वास्तविक। ये वास्तविक परास है, ये आइडियल यानी कि, ठीक है, आइडियल परास है। और याद रखना ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस राशि होती है, ठीक है। अच्छा, म्यू डिपेंड किस पे करता है? ये भी आ सकता है। तो ध्यान रखना म्यू डिपेंड करता है एक तो मटेरियल पे, आपका वो मटेरियल कैसा है, किसका मटेरियल? सरफेसेस का। जो सतह आप ले रहे हो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, और वैसे तापमान पे भी निर्भर करता है। किस पे करता है? तापमान पे। ये ना तो n पे डिपेंड करता है ना ही f पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये कांस्टेंट है। अब आपको मैं एक कंडीशन देता हूँ। एक स्मूथ, एक नई, एकदम नई सड़क बनी है, इसके ऊपर एक टायर है और टायर भी नया है। अब इन दोनों के बीच का घर्षण गुणांक कुछ लेट से म्यू है। कितना है? म्यू है। अब ये सेम सड़क है बट अब टायर पुराना है। कैसा है? पुराना है। तो क्या ये म्यू सेम रहेगा? नहीं। म्यू दोनों के मटेरियल पर डिपेंड करता है। सड़क भली सेम थी
पर गाड़ी के टायर तो अलग अलग है ना। पहली गाड़ी का टायर एकदम नया है तो उसको ज़्यादा ग्रिप मिलेगा, और जिसका टायर पुराना हो गया वो स्किड करेगा। अपन कहते हैं ना पुराने टायर का। अच्छा मेरे को बताओ, सड़क में हमें फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा गाड़ी चलेगी नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ बर्फ़ गिरती है ना, स्नोफॉल होता है, आपने देखा होगा या पता नहीं आपने नहीं इसको ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। टायर एक ही जगह पर खड़े खड़े स्किड होते रहते हैं। तो उसके लिए वो इलाज क्या करते हैं, किसी को आइडिया? चेन लगाते हैं। वो टायर के आसपास चेन लगाते हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है ना, तो एक कवर आता है चेन का, वो चेन का कवर टायर के आसपास लगाते हैं। उसका कारण ये होता है फ्रिक्शन बनाना। इसीलिए बर्फ़ में चलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एकदम चिकनी सतह हो जाती है, तो टायर एक ही जगह घूमता रहता है। न्यूटन थर्ड लॉ पता है ना, टायर को अगर आगे बढ़ना है तो पीछे धक्का देगा। पीछे धक्का देने का मतलब यहाँ पर ये कि सतह तो रोकनी चाहिए ना उसको, तो सतह रोकती नहीं है, उसे एक ही जगह पर स्किड होता रहता है। तो इसीलिए फ्रिक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी चल नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा कहीं पर, तो हम भी चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि सड़क भली सेम है, पर टायर अलग अलग होने से म्यू का मान बदल गया। अब ये मत सोचना कि अगर एक ही सड़क पर सारी गाड़ियाँ चल रही है तो सबके लिए म्यू का मान, घर्षण बल सबके लिए सेम है। नहीं, वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, टायर पे भी और सड़क पे भी। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल, अभी इनके बीच का घर्षण गुणांक कुछ 0.6 था। इस वाले में नया टायर नई सड़क, बारिश हो गई। बारिश से क्या होता है, सड़क जो होती है थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है, यानी कि उसका घर्षण कम हो जाता है, घर्षण गुणांक। तो अब इनका घर्षण गुणांक कितना हो गया, 0.3। बात समझ में आ रही है? तो सेम टायर सेम सड़क, बट नेचुरल की वजह से भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि म्यू जो होता है वो हर का अलग अलग होता है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सबके लिए म्यू का मान सेम है, नहीं। हर मटेरियल के लिए, हर सतह के लिए अलग अलग होता है। एक गेंद को आप सड़क पर रोल कर रहे हो, एक गेंद को आप आइस पे, बर्फ पे कर रहे हो, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क है ना। बॉल भली सेम है पर सतह दोनों की कैसी अलग है। तो दोनों के मटेरियल पर डिपेंड करता है। और हाँ, टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सतह टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो हो सकता है वो सतह की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, और सतह की अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो वहाँ पर घर्षण गुणांक का मान भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब यहाँ से चलते हैं मेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तो मैं बेसिक बातें करी थी, तो ये आपके हो जाएंगे घर्षण बल के प्रकार। ठीक है, दो तरीके के हमें पढ़ने हैं। एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। एक रोलिंग होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो रोलिंग में आता है। वैसे बता देता हूँ मैं, एक होता है रोलिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टैटिक को बोलते हैं स्थैतिक। स्थैतिक ये हमारा होता है लुढ़कना, और ये होता है हमारा गतिज। ठीक है, तो तीन तरीके के घर्षण बल होते हैं, स्टैटिक, रोलिंग और काइनेटिक। जिसमें रोलिंग हम कम पढ़ते हैं, ज़्यादा हमारा फोकस किस पे होता है? स्टैटिक पे और काइनेटिक पे। अब सुनना, स्थैतिक घर्षण गुणांक, घर्षण बल और काइनेटिक घर्षण बल दोनों में फ़र्क क्या है वो बाद में बताएंगे। पहले अपन समझते हैं स्टैटिक को, है ना। स्टैटिक का मतलब होता है वह घर्षण बल, फ्रिक्शन, जब किस पे लगता है? जब बॉडी किस में हो? रेस्ट पे। यानी कि बॉडी विराम अवस्था में जब होती है, वस्तु जब विराम अवस्था में होती है, तब उस पे लगने वाला घर्षण बल कौन सा होगा? स्टैटिक। क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्टैटिक की हिंदी क्या होती है? रुका हुआ, है ना। कोई चीज़ थमी हुई है ना, यानी कि वो मूव नहीं कर रही है। अब आप मुझे बताते हो कि अपने आप नहीं आएगा। एक आप सोचो, आपके सामने एक बेड पड़ा है, उस बेड को आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाना है, तो आप उसको धक्का दे रहे हो। अब आपने उसको धक्का दिया, बेड नहीं हिला। आपने और धक्का दिया, बेड नहीं हिला। आपने तो फोर्स लगाया। अब मुझे एक बात बताओ, बेड क्यों नहीं हिला? कोई ना कोई है वहाँ पे जो आपके बल को काट रहा है। आपने वो देखा है ना, रामायण महाभारत में वो तीर आते थे, यहाँ से चलाते थे हमारे जो होते थे देवता लोग, वहाँ से फिर वो शैतान लोग फिर उनके तीर से टकराते थे, गायब हो जाते थे। वो क्या था? अगर उन्होंने यहाँ से कोई तीर चलाया है तो वो सेम तरीके का तीर वहाँ से भी चलाते, जो उसको कैंसिल कर दे। मेरा पॉइंट ये है कि वो इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो वो चीज़ यहाँ होती है कि अदृश्य जहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि मैंने धक्का लगाया, अब ये बेड कह रहा है कि मेरे को नहीं जाना। आप खुद सोचो, आप खड़े हो, आपको यहाँ से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, पर आप नहीं हिल रहे। इसका क्या कारण है?
आपको कोई यहाँ से भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, उससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। अगर यहाँ से कोई 10 से खींच रहा है, यहाँ से वो 20 से नहीं खींचेगा। उसका सिर्फ मेन काम क्या है, आपको रोके रखना। मेन काम क्या है, रोके रखना। तो ये घर्षण बल आपको क्या करेगा, ये आपको मूव करने से रोकेगा। मूव कर जैसे ही वो घूमने चलने लग जाएगा तब वो घर्षण बल चेंज होके क्या बन जाएगा, काइनेटिक, क्योंकि वो चीज़ चलने लग गई। अब चलती हुई वस्तु पे लगने वाला घर्षण बल अलग है, रुकी हुई वस्तु पे लगने वाला घर्षण बल अलग है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये वाला जो बल होता है, हमें इसका मान निकालना होता है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा किस पे चलेगा, स्टैटिक। अभी तीनों को मैंने एक बार बता दिया, अब एक एक करके इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला कौन सा करना है, स्टैटिक, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा स्टैटिक। अब इसके सारे पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिक बल जो होता है ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील बल है। कैसा बल है, लिख लेना हिंदी में, परिवर्तनशील बल। इसका मतलब ये है कि ये बल जो है ये बदलता रहता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 न्यूटन बल लगाया, बेड नहीं हिला, तो इसका मतलब उसने कितना घर्षण बल लगाया, 10 न्यूटन। 20 लगाया तो भी बेड नहीं हिला। अब मुझे बताओ कितना फोर्स लगा रहा है वो, तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पर ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। अब सुनना, इसीलिए कैसा फोर्स है, वेरिएबल। अब मुझे एक बात बताओ, जो बल बदल रहा है क्या उसका कोई फॉर्मूला होगा, नहीं होगा। फॉर्मूला होता है फिक्स क्वांटिटीज के लिए, F = ma। मास ये रहा, ए ये रहा, फोर्स निकल जाएगा। बट ये वाले में दिक्कत क्या है, ये बदलता रहा है, बार बार बदल रहा है। एक ही कंडीशन में इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। वो डिपेंड कर रहा है आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हो। तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला इसका नहीं होता। तो इसलिए इसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार बदलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट आता है कि इसका जो घर्षण गुणांक होता है उसको हम लिखते हैं μs। क्या लिखते हैं, देखो सब जगह हमने पढ़ा था घर्षण बल का फॉर्मूला होता है μn, है ना। वो जो म्यू होता है वो भी टाइप्स के साथ डिवाइड हो गया है। जो स्टैटिक वाले आएंगे उसमें कौन सा घर्षण गुणांक यूज लेते हैं, इसको एस का मतलब समझ गए। जैसे वो था हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण गुणांक। बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है, वो कि सबके लिए सेम थी, 0 से 1, भली कोई भी म्यू हो। कभी ऐसा नहीं है कि ये इसका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। जो मैंने आपको पहले बताया था वो जनरल चीज़ है, वो सबके लिए सेम है। पर हाँ, मैं बताऊंगा ये कहाँ पर थोड़ा सा अलग है, पर इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ऐसा नहीं है कि ये अलग नहीं है, अलग नहीं, ये भी म्यू ही है। पर ये किसके लिए आता है, जब हमारा कैसा घर्षण बल हो, स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ से मेन बात आती है कि ये बल निकालना कैसे है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, फिर मैं इस पे आता हूँ। एक बक्सा है, इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये अभी भी रेस्ट पर है। किस पे है, रेस्ट पे। फिर मैंने इस पे बल लगाया 20 न्यूटन, अभी भी रेस्ट पे। और जैसे ही मैंने इस पे 25 न्यूटन लगाया, क्या लगाया, 25 न्यूटन, ये चलने लग गया। क्या लग गया, चलने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये 24 न्यूटन तक ये नहीं चला। अब मेरी बात सुनना, ये जब तक पड़ा है हमें नहीं पता ये कितना घर्षण बल इसके अंदर है, स्टैटिक। ये तब पता चलता है जब आप उसको पुश करना स्टार्ट करते हो। अब मेरे को बात बताओ, मैंने धक्का दिया, नहीं हिला, क्यों नहीं हिला, इसने बोला नहीं तू रुक जा, तो 10 न्यूटन लगाया इसने। फिर आपने सेम उसी पे कितना बल लगाया, तो फिर इसने कितना लगाया, फिर आपने लगाया 24 में भी किसने कितना लगाया, वापस 24। पर जैसे ही 24 से 25 हुआ, ये चलने लग गया। इसका मतलब इसकी लिमिट कहाँ तक है, 24 तक वो फोर्स इसको रोक सकता है। अब मेरी बात सुनना, 24 इसकी क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। तो सबसे पहले जब भी हमें स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन निकालना है, सबसे पहले हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको मैं लिखता हूँ एफ का मतलब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को, अधिकतम वैल्यू को हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ एफ क्या है, तो एफ मैक्सिमम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कुछ याद आएगा आपको, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। क्या बोलते हैं, सीमांत। हिंदी में बोलते हैं सीमांत, और हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बस एक नाम है, पर आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, ये लिमिट है।
यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट है। अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू फिक्स रहती है, ये भी बदलती रहती है? फिक्स रहती है। अगर मैं बोलूँ इस बक्से को हिलाना है और ये मैक्सिमम 30 तक ही रुकेगा, इसके बाद ये चलने लग जाएगा, तो ये तो फिक्स है ना 30। अब भले आप लगाओ, मैं लगाऊं, कोई भी लगाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मैक्सिमम तो फिक्स हो गया ना, इसका और इस सतह का, क्योंकि सतह पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो मैंने 30 बोला है कि 30 के बाद ये हिलना स्टार्ट करेगा, 30 इसका क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो फॉर्मूला इसका नहीं होता है, क्योंकि ये तो बदल रहा है। फॉर्मूला किसका होता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू का होता है। अब बात समझ में आई? तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू का जो होता है ना फॉर्मूला, वो क्या होता है? ये छोटी सी, ये बहुत छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना है इसको। छोटी चीज़ लग रही है बट है इंपॉर्टेंट। तो एफ का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। किसका फॉर्मूला होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है क्या? म्यू एस एन। म्यू एस आपको क्वेश्चन में देंगे, एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के, क्योंकि एन ऊपर है एम जी नीचे है, तो एन बराबर एम जी हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाली चीज़ हमें क्यों चाहिए? अब सुनना, हमारा मेन एम क्या है? एफ एस निकालना। क्या निकालना? एफ एस। बट मैंने अभी आपको क्या बोला? एफ एस की वैल्यू बदलती रहती है, और ये किस पे डिपेंड करती है? आप उस पर कितना लगा रहे हो, और जितना आप लगा रहे हो उतना ही वो बन जाता है। अब सुनना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं थ्योरेटिकल लिखूंगा। ठीक है, ये मेरा बक्सा है, इस पे मैंने 10 न्यूटन लगाया, ये नहीं हिला। फिर इस पे मैंने 20 लगाया, ये नहीं हिला। फिर जैसे ही मैंने इस पे 24.1 लगाया, ये हिलने लग गया। ज़्यादा समझना बात को, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो 24 है। 24 से पहले ये नहीं हिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, ये मुझे पता चल गया कि 24 इसकी लिमिट है। अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन आ जाता है, बताओ इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? तो क्या आंसर होगा? आप इस पे कितना लगा रहे हो? 10। लिमिट इसकी कितनी है? 24। अभी इस कंडीशन में इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 10। 24 मत बोल देना। आप खुद सोचो, पॉसिबल है क्या? आप 24 कैसे लगाएगा वो? आप तो 10 लगा रहे हो और वो 24 लगाएगा क्या? तो क्या वो बॉक्स को आप धक्का ऐसे दे रहे हो, बॉक्स ऐसे चल रहा है? ऐसा थोड़ी होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपनी वैल्यू को आपके लगाए हुए बल के बराबर कर देता है। कब तक करेगा? 24 तक। बात समझ में आ रही है? अब किसी ने 20 लगाया, अब घर्षण बल कितना हो गया? 20 न्यूटन। किसी ने 21 लगाया, 22 लगाया, जब तक वो 24 से कम है तो जितना वो बल लगा रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स है। बात मान रहे हो? और जैसे ही वो 24 से ऊपर चला गया, अब वो लिमिट से बाहर चला गया, अब वो बॉक्स रुका रहेगा, अब वो चलने लग जाएगा। और जैसे ही वो चलने लग जाए तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। फिर वो नई स्टोरी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये स्टोरी कब तक चलती है? जब तक बॉडी रुकी हुई है। अब आप मुझे थ्योरेटिकली बताओ, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मुझे अगर बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? लेट्स से ये एफ वो वाला फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ। 3 फोर्सेस के बारे में बात करनी है। ये वो उस समय का फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ जो अभी मैं लगा रहा हूँ, और एक होता है एफ एस मैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ एल। तो ये 3 चीज़ें मुझे पता है। पहले मैंने एफ एल निकाल दिया। एफ एल समझ लो मेरा आ गया 24 न्यूटन। उसकी मैं तुलना किससे करूँगा? मैंने कितना लगाया। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंडीशन, अगर मेरा एफ ये वाला बल बड़ा हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, बताओ बॉडी को क्या होगा? बॉडी चलेगी या रुकी रहेगी? सुनना, समझना, ये एफ एल क्या है मेरा? मैक्सिमम वो कहाँ तक रुक सकता है? लेट्स से 25 तक रुक सकता है, और आप कितना लगा रहे हो? 10। तो बॉडी क्या होगी? रेस्ट में रहेगी ना। और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो उस कंडीशन में घर्षण बल क्या हो जाएगा? जो ये आपने बल लगाया। यस और नो? समझ में आई ना बात? थ्योरेटिकली मैंने इसको समझा दिया ना। अगर आपका लगाया हुआ बल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हुआ, सॉरी ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा है ना, तो ये तो मूव करेगा ना, ये तो मूव वाला है ना। फॉर एग्जाम्पल, वो 25 पे रुक रहा है और आप लगा रहे हो 26, तो ये कौन सा है? ये मोशन है। ये मोशन यानी कि ये गति करेगा। तो यहाँ पर हमारा एफ एस नहीं होगा, आगे जाके देखेंगे वो एफ के हो जाएगा। सेकंड केस देखो, अगर एफ मेरा छोटा हुआ एफ एल से, तो हमारी बॉडी रुकेगी। आपका मैक्सिमम है 25 न्यूटन, आप लगा रहे हो 20 न्यूटन,
तो बॉडी किस में है? रेस्ट में। और उस कंडीशन में जो हमारा घर्षण बल हो जाएगा वो स्टैटिक हो जाएगा और वो लगे हुए बल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों बराबर हो जाए, F बराबर हो जाए FL के। अब बताओ, अभी भी बॉडी रुकी हुई रहेगी और इस कंडीशन में भी FS हमारा F हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है। मैं फिर बता देता हूँ, फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बदलने वाला बल है जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप इस पर बल कितना लगा रहे हो। क्लियर है? पहली चीज। अब होता क्या है कि आपको हमेशा पहले ये देखना होता है कि बॉडी हिलेगी कि नहीं हिलेगी। उसके लिए आप पहले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते हो। उसका क्या फॉर्मूला है? म्यू एस एन। म्यू एस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप उससे क्या निकाल दोगे? मैक्सिमम। वो सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आया ये 50 न्यूटन, अब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो 40 न्यूटन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ इसका घर्षण बल कितना है? तो 40 न्यूटन होगा, क्योंकि बॉडी नहीं हिल रही। अगर आप 30 लगा रहे हो तो 30 हो जाएगा, 10 लगा रहे हो तो 10 हो जाएगा। कभी भी ये ध्यान रखना, लगे हुए बल से कभी भी वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो लगे हुए बल से ज़्यादा हो गया तो फिर वो आपको वापस भी धक्का थोड़ी देगा पीछे। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो, है ना? क्लियर है सभी को? चलो एक बार उतार लो, फिर मैं इसको एक क्वेश्चन के फेस में भी समझाता हूँ। ठीक है? जो समझ में आ रहा है ना वही लिखना, क्योंकि आपके नोट्स हैं और ये पेपर पे क्यों लिख रहे हो? ऐसे पेपर पे कितने बार लिखते हो? फिर कितने पेपर संभालते हो? कॉपी नहीं है? नहीं एक्चुअली खत्म हो गई। भर दी? हाँ। फिजिक्स ही भर दी? ये सब में एक में ही? नहीं फिजिक्स और मैथ्स कंबाइन। कंबाइन मत करो, अलग अलग रखो, एंड में दिक्कत आती है। कितना टाइम लगता है? नोट्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, अभी भूल जाओगे। आप जो खुद से लिख रहे हो वही याद रहेगा। ठीक है? नोट्स थोड़ा सा ढंग से बनाना। ठीक है? अब एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप देखना क्या इसका आंसर है। ठीक है? फिर ख़त्म करते हैं क्लास। ये एक ब्लॉक है 2 kg का, इन दोनों के बीच का स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कौन सा? स्टैटिक। ठीक है? अब आप इस पे लगा रहे हो लेट्स से 2 न्यूटन। कितना लगा रहे हो? 2 न्यूटन। मेरा क्वेश्चन सुनना, आपको क्वेश्चन में वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलेगा। अब आपको सिर्फ ये पूछेगा इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, और दूसरा आपसे पूछेगा इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना है। बात समझ में आई? पहले तो मुझे बताओ, क्या ये बॉडी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? पहले चेक करो। कैसे चेक करोगे? पहले मैक्सिमम निकालो। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? म्यू एस एन। एन क्या हो जाएगा? एम जी। एम जी यानी कि 20, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 20। कितना आ गया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज नॉट अ फ्रिक्शनल फोर्स। वो आपने क्या निकाला है? मैक्सिमम, कि ये ब्लॉक मैक्सिमम 10 न्यूटन तक रुका रहेगा। अब आप कितना लगा रहे हो? 2 न्यूटन। तो क्या ये चलेगा? नहीं। तो जरूरी नहीं है, लगने वाले फोर्स हमेशा बॉडी को चलाएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। अभी आपको लग रहा है कि मैं बल लगा रहा हूँ और ये हिल रहा है, नहीं हिल रहा अभी तक ये। क्या अगर मैं 5 लगाऊंगा तो हिल जाएगा? 8 लगाऊंगा तो हिल जाएगा? नहीं। जैसे ही मैंने 10 से 10.1 कर दिया तो ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा तब ये घर्षण बल स्टैटिक ना रह के गतिज यानी कि काइनेटिक हो जाएगा, जो नेक्स्ट स्टोरी है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सरल है। तो मुझे बताओ अभी इस क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 2n। अभी तो समझाया था, बॉडी नहीं हिल रही, इसका मतलब जो भी आप बल लगा रहे हो उतना ही घर्षण बल है। तो इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 2 न्यूटन। क्या बॉडी हिल रही है? नहीं। तो एक्सेलरेशन 0, चल ही नहीं रही ना बॉडी। अच्छा, अब इसी को मैं चेंज करके यहाँ पर मैं 9 न्यूटन कर दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा अब 9 न्यूटन। अभी भी ये 0 रहेगा। बात समझ में आ गई ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा काइनेटिक की क्या स्टोरी है। ये तब है जब तक बॉडी रुकी हुई है,
रुके हुए को, घर्षण बल को क्या बोलते हैं? स्टैटिक। जैसे ही वो चलने लग जाएगी तो वो काइनेटिक हो जाएगा। बस ध्यान रखना, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बोलेगा कि ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये रुका रहेगा कि चलेगा। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।